पर्यटक था। उसके बाद में हम लोगों ने इमीडिएटली सोसाइटी इन्वॉल्वमेंट किया, जिसमें चाहे अपोजिशन पार्टियां थी, लीडर्स को बुलाया गया, सोशल एक्टिविस्ट थे, उनसे बातचीत की गई, रिटायर्ड डॉक्टर्स थे, उनसे बातचीत की गई, और आर्मी, एयरफोर्स, रेलवे, जो सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, दूरदर्शन, आकाशवाणी, इन लोगों की मीटिंग की गई। इस प्रकार से हमने कोशिश की कि रिटायर्ड डॉक्टर्स जो एक्सपीरियंस रखते हैं उनकी अलग मीटिंग की गई, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको बुलाया गया। तैयारी हमने इस प्रकार से कर ली जिससे कि आने वाले वक्त में लड़ाई हम लोग लड़ सकें कोरोना के खिलाफ में। उसमें हम काफी हद तक कामयाब हुए, मेरा मानना है। हालांकि अभी भी पेशेंट आ रहे हैं पॉजिटिव, और हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला प्रशासन और स्टेट लेवल पर लगातार जो हमने कोर ग्रुप बनाया है मॉनिटरिंग के लिए, तत्काल निर्णय लेने के लिए, एसीएस होम की अध्यक्षता में। इसके अलावा हमने वार रूम बनाए हैं स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडीएम की अध्यक्षता में। हेल्थ के लिए अलग से वार रूम बनाया गया है एसीएस हेल्थ की अध्यक्षता में। इस प्रकार से हम लोगों ने लगातार जो स्क्रीनिंग की है, वो भी राजस्थान की आबादी करीब 7.5 करोड़ है, 1.7 फैमिलीज को अभी तक हमने टच कर लिया है। इसका मतलब करीब करीब 5 करोड़ लोगों तक हमने स्क्रीनिंग की है बहुत बड़े स्केल पर, और 15,000 टेस्ट कर लिए, जो केरल के बाद में सबसे अधिक है लगभग राजस्थान के अंदर। और 1 लाख बेड हमने चिन्हित कर लिए हैं पूरे प्रदेश के अंदर, विभिन्न जिलों के अंदर। 25 करोड़ रुपए हमने इंसेंटिव रखा है हेल्थ डॉक्टर्स, नर्सेज, उन लोगों के लिए। और वॉर रूम के अलावा जो मैंने आपको बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए अलग से विंग बनाई गई है, और मैं खुद लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। इस प्रकार से हमने धारा 18 मार्च को ही सीआरपीसी धारा 144 के अंतर्गत 20 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, मंदिर मस्जिद जितने गुरुद्वारे हैं उनको बुला के धर्म गुरुओं से बात करी गई, उनकी मीटिंग की गई, उनको रिक्वेस्ट किया गया आप खुद अपील करो अपने फॉलोअर्स की कि ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है और आपको उसको मानना पड़ेगा। अल्टीमेटली सबने माना, तो हमने पहले से ही जो है 144 लगा करके लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग शुरू कर दी थी, उसका लाभ हमें मिला था। और इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ स्वाइन फ्लू के वक्त में कुछ नहीं था, तो हम लोगों ने उस वक्त में जो लैब्स वगैरह बनाई थी, पहले पूना और दिल्ली भेजनी पड़ती थी सैंपल, उसका फायदा हमें मिला है राजस्थान के अंदर सभी संभागीय मुख्यालय पर हमारी लैब से। और हम कैपेसिटी बढ़ा दी, 200 से 1,500 कैपेसिटी हो गई जयपुर के अंदर भी टेस्ट करने की। इस प्रकार से हम लोगों ने लगातार काम करके ये स्थिति कर दी, लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। आज राजस्थान में मैंने अभी 2 दिन में राजस्थान भर में सब जिलों में बात करी, हमारी चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, चाहे किसी पार्टी के थे, करीब सबने कहा कि नहीं हमारे यहाँ कोई शिकायत नहीं है। जिला प्रशासन भी, पब्लिक भी और पॉलिटिशियन भी, सब पार्टी के लोग मिलकर काम करें, ऐसा माहौल राजस्थान बन चुका। उसी माहौल में हम लोग अब काम कर रहे हैं। भीलवाड़ा और रामगंज जो है ये हमारे लिए चिंता का विषय था। भीलवाड़ा के अंदर जो काफी लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं भी कहना चाहूंगा कि उसमें हमने कोई घर छोड़ा ही नहीं, पूरे घर घर के अंदर हमने करीब 3,000 टीमें बना करके हम लोगों ने उसको लोगों के 32 लाख लोग तक हम पहुंचे। स्क्रीनिंग की गई करीब 6 लाख हाउस होल्ड को, 6 लाख हाउस होल्ड तक हम पहुंचे, और कोई 27 केस वहां आ गए थे। वो चिंता का विषय था, 2 की डेथ हो गई थी जो बहुत बुजुर्ग थे और कई बीमारी से ग्रस्त थे वो। बाकी सबका इलाज ढंग से चल रहा है, और जिस अस्पताल में आया था डॉक्टर की बेवकूफी से जैसे कुछ फैला, इमीडिएटली हम लोगों ने 19 मार्च को ही जो है धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू लगा दिया, और सीमा जिले की हो या सिटी की हो वो सब सील कर दी गई। ट्रांसपोर्टेशन बंद कर दिया गया, कोई मूवमेंट नहीं, रोडवेज का नहीं, रेलवे का पहले बंद हो चुका था, कॉमर्शियल प्राइवेट वाहन सब पे रोक लगा दी गई। और पॉजिटिव केसेज जो थे उसकी हम लोगों ने क्लस्टर मैपिंग करी, ये चिन्हित हो गए, उसके आधार पर हम लोगों ने आगे बढ़े। तो मैं कह सकता हूँ कि वहाँ भीलवाड़ा के अंदर जिस प्रकार से चाहे वो आईसीयू वार्ड की बात हो, 27 हॉस्पिटल्स को हम लोगों ने करीब 1,541 रूम को क्वारंटाइन की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई।
22 हॉस्टल्स में इंस्टीट्यूशन के करीब 12,000 क्वारंटाइन रूम्स को हमने तब्दीली कर दिया और 25 बेड के 4 अस्पतालों को आइसोलेशन वार्ड में अलग बनाए उनको। इस प्रकार आज भी वहां पर 950 व्यक्ति क्वारंटाइन सेंटर में हैं और 7,620 लोग होम्स क्वारंटाइन में कड़ी निगरानी में रखे हुए हैं, कड़ी निगरानी के अंदर। इस प्रकार घर घर में एसेंशियल फूड सप्लाई की गई, होम डिलीवरी की गई। एक प्रकार से रूथलेस कंटेनमेंट, जैसे हम कहते हैं, इज द की ऑफ द प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन एनी सिटी। ये एक नारा दिया हम लोगों ने। अगर आपको कोविड-19 से रक्षा करनी है तो रूथलेस कंटेनमेंट की पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, उससे से आप लोग कामयाब हो पाएंगे, मेरा मानना है। धन्यवाद। सोशल सिक्योरिटी को मैं कहना चाहूंगा, उसको हमने बड़ा पैकेज इस प्रकार दिया जिससे कि पूरे राजस्थान में लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, घरों में बंद भी है, बाहर नहीं आ पा रहे हैं लगातार, तब भी हम लोगों ने करीब 2,500 करोड़ का लोकल पैकेज दिया है हम लोगों ने, जिसके आधार पर आप समझिए 78 लाख पेंशनर जो थे उनको 2 महीने की पेंशन एक साथ दे दी, तो उनके 3-3, 4 हजार रुपये आ गए उनके पास में। करीब 31 लाख लोगों को हमने चिन्हित किया है, 31 लाख प्लस 2, 33 लाख जो मजदूर भी है, जो दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग थे, बीपीएल थे, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय योजना के, जिनको हमने पहले 1,000 रुपये दिए, फिर 1,500 रुपये दिए, 2,500 रुपये उनके खाते में डाल दिए गए। उससे उनको तसल्ली हो गई, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। 10 किलोग्राम गेहूं पहले 5 दे रहे थे, फिर केंद्र सरकार ने घोषणा करने के बाद 10 किलोग्राम गेहूं प्रति हेड और 1 करोड़ 11 लाख परिवारों को उसमें हम लोग फ्री दे रहे हैं उनको, अधिकांश लोगों को, और साथ में 1 किलो दाल दे रहे हैं। और गर्भवती महिलाओं के लिए ट्रैकिंग की अलग सुविधा करी है, जिससे कि आज अगर कर्फ्यू लगा हुआ है या लॉकडाउन है, लॉकआउट है, तब भी मतलब उन महिलाओं की ट्रैकिंग हो सके और डिलीवरी के वक्त उनको तकलीफ नहीं आए। पूरी ट्रैकिंग राजस्थान में करने का हम लोगों ने निश्चय किया। और एनजीओ और सोशल वर्कर बहुत आगे आ रहे हैं, तो घर घर में कोई भूखा नहीं रहे, ये हमारा नारा है। राजस्थान में कोई भूखा नहीं सोएगा, और उसमें हम लोग कामयाब रहे हैं। इतने लोग आगे आगे आज जयपुर में करीब 1 लाख लोग प्रतिदिन खाने के पैकेट वो पहुंचा रहे होंगे, एनजीओ और सरकार मिलकर के। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि बिजली में, पानी में हमने रेफर कर दी बिल जिनके आ रहे थे, पशु पक्षियों के लिए लाने की अलग व्यवस्था की गई। एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि पूरी सरकार और पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरे पॉलिटिकल लोग और तमाम पार्टियों के लोग और तमाम जनता के सोशल वर्कर, समझ लीजिए आप, कोई भी आज अपना कोई फील नहीं करता मैं अलग थलग हूँ, सब इन्वॉल्व अपने आप को किए हुए हैं और राजस्थान उस माहौल में हम लोग इसका मुकाबला करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय गहलोत साहब। प्रणव झा जी, क्या आप एक एक करके सवाल कहेंगे प्लीज? हमारे मित्रों ने कुछ सवाल मुझे भेजे हैं, मैं एक एक करके बताता हूं। सर, पहला सवाल जो है वो लॉकडाउन से संबंधित है। वो पूछना चाहते हैं कि क्या आप लॉकडाउन को 14 तारीख से आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं तो क्या चरणबद्ध तरीके से इसे खत्म करेंगे? देखिए, जो आप कह रहे हैं वही पर्सन बना हुआ देश के अंदर दोनों बातों का। केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है मालूम पड़ेगा 14-13 तारीख को। तो हमारा मानना है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर के जो नीति बना रही है, एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने अपने व्यूज, उसके बाद में एक ऐसी व्यूज बनना चाहिए जिससे कि, क्योंकि अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग बनी हुई है, तो हमें वो भी देखना पड़ेगा किन राज्यों में कितने पेशेंट है वहाँ पर। अभी आज हमारे यहाँ करीब 40 जगह कर्फ्यू लगे हुए हैं। हमने जो भी कोई पेशेंट मिलता है, 1 मिलो या 2 मिलो या 3 मिलो, हम लोग उसके 2 किलोमीटर के एरिया में कर्फ्यू लगा देते हैं। तो कर्फ्यू आधारित नीति भी हमारी चल रही है मुकाबला करने के लिए, और उसमें बहुत कामयाब है। जैसे झुंझुनू के अंदर 6 पेशेंट आ गए थे, इमीडिएटली हमने पूरे एरिया को कॉरिडोर करके वहाँ कर्फ्यू लगा दिया, और उसके कारण से आगे नहीं बढ़ पाया मामला। इस प्रकार से अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग बनी हुई है, तो सब राज्यों को सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन होगी, आज भी हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री की हो, होम मिनिस्ट्री की हो या सरकार की हो, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। पर साथ में हम लोग अपने सुझाव भी देते हैं। साथ में हम चाहेंगे कि राज्य सरकारें, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने लॉग आउट किया था देश के अंदर, उसी रूप में हम अपना फैसला खुद करें, जिससे कि हमारी स्थिति क्या, उसमें लोगों को तकलीफ भी नहीं हो। आज काम धंधे बंद पड़े, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, सरकार की रेवेन्यू का लॉस सही है,
तो लोग मजदूर कहाँ जाएंगे, उनकी मजदूरी का क्या होगा, लोग भूखे कैसे सोएंगे। तो तमाम बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है और हमने उसका मुकाबला अच्छे ढंग से किया है। हम चाहेंगे कि उसके बाद में जो स्थिति बने उसको इस रूप में खोला जाए जिससे लोगों को तकलीफ भी नहीं हो और बार बार लगाना भी नहीं पड़े। ये हमारी सोच है। सर, अगला सवाल राजस्थान पत्रिका के शादाब अहमद जी ने पूछा है। वो जानना चाहते हैं कि आपने 2 बार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है। अधिकांश राज्यों की माली हालत खराब बताई जा रही है। क्या केंद्र सरकार राज्यों की मदद नहीं कर पा रही? जरूरत के मुताबिक उपकरण और संसाधनों की कमी है। क्या कोरोना को लेकर भी अब सियासत होने लगा है? देखिए, केंद्र सरकार ने जो पैकेज घोषित किया वो मैं समझता हूँ कि एक पहला वेलकम स्टेप था। जिन्होंने एक मैसेज दिया कि हम पैकेज दे रहे हैं, तो हमने उस वक्त भी कहा था कि उससे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि सबको मालूम है राज्यों की स्थिति क्या बनी हुई है पहले से ही। कोविड-19 आने के पहले से ही राज्यों की स्थिति पूरे देश में नाजुक बन चुकी थी, क्योंकि जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है देश के अंदर, जीएसटी के पैसे नहीं आ रहे केंद्र के पास में भी, उन्होंने पैसे रोक रखे हैं राज्यों के सब जगह। ना ग्रांट मिल रही है पूरी, न जीएसटी का फंड मिल रहा, न सीएसटी कोई बकायदा मिल रही थी। पहले संकट में थे और लॉकडाउन के बाद में आप सोच सकते हो कि क्या स्थिति बनी होगी राज्यों की। तो केंद्र के पास तो आरबीआई बैंक भी है, अन्य सुविधाएं हैं, राज्यों के पास कुछ भी नहीं है। वो तो अगर लोन भी लेना हो तो हमें मांग करनी पड़ती है कि आप 3% से 5% कर दीजिए लोन को, जो हमने मांग करी भी है। आरबीआई जो हमें पैसे देती है, हम कहते हैं इंटरेस्ट फी दे दीजिए, उन्होंने इंटरेस्ट के साथ में अभी घोषणा करी है। तो कई सुझाव मैंने माननीय प्रधानमंत्री के साथ में वीसी हुई थी, मुख्यमंत्री, तब भी मैंने कहा था कि एटलीस्ट आप 1 लाख करोड़ पूरे देश के सब राज्यों को अलग से ग्रांट करो और साथ में आप इस प्रकार बंटवारा करो राज्यों में कितने पेशेंट हैं, आबादी कितनी है, और जो जीएसटी काउंसिल की जो गाइडलाइन है या इंटर स्टेट काउंसिल की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आप बंटवारा कर सकते हो। सुझाव दिए। उसके अलावा मैंने कहा ये जो इक्विपमेंट है, मेडिकल इक्विपमेंट है, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे वो पीपीई हो या पीसीआर हो लैब के लिए, जो भी इक्विपमेंट है उसकी सेंट्रलाइज आप जो है व्यवस्था करवाओ, फिर राज्यों को दो। तो उनको राज्यों को अलग अलग, कोई टेंडर की तरफ दौड़ रहा है, कोई और टेंडर खत्म कर रहा है, तो कई कंपनी आगे, तो उनको असुविधा हो रही है। तो भारत सरकार को चाहिए कि वो सेंट्रली देश का जो राष्ट्रीय रिसर्च का विंग है आईसीएमआर को चाहिए कि वो सारी व्यवस्थाएं करे, उसके बाद में वो बंटवारा करे। उससे क्या होगा, स्मूथली सब राज्यों के पास जैसे रिक्वायरमेंट है उतना उनको इक्विपमेंट मिल जाएंगे। उसी प्रकार हमने कहा एसेंशियल कम्युनिटी का मामला है, सारा देश लॉकडाउन हो चुका है, तो किस प्रकार से सामग्री का ट्रांसपोर्टेशन हो, तो वो व्यवस्था भी मैं समझता हूँ कि हमने कहा था उनको कि आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि आपूर्ति की जो श्रृंखला है उसका एक प्रोटोकॉल बन जाए, उसके माध्यम से फिर सप्लाई पूरे मुल्क में लागू हो, जिससे लोगों को तकलीफ नहीं हो। कई हमने सुझाव दिए थे। मैं आशा करता हूं कि ऐसे वक्त में भारत सरकार और केंद्र सरकार और केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें। और हमारी कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी ने पत्र लिख के विश्वास दिलाया प्रधानमंत्री जी को, आप निश्चिंत रहे, पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। उसके बाद मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को या सबको साथ लेके चलें और फैसले वो करें जो देश के लोग उसको वेलकम करें। मेरा मानना है उसी रूप में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और जो कई मांगे ऐसी होती है जैसे नरेगा मजदूर है, मिसेस सोनिया गांधी ने कहा कि आप इसके लिए कम से कम 21 दिन का जो उनका पेमेंट है वो आप एडवांस कर दीजिए। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो गांव के अंदर कोई आदमी भूखा नहीं सोए, ये हम कह रहे हैं। राजस्थान में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान में इतनी शानदार व्यवस्था करी है, लगभग हमने हर घर को टेस्ट कर लिया है, हर गरीब को टेस्ट कर लिया है। आज गरीबों के घर बैठे हुए पैसे पहुंच रहे हैं, जिनके खाते नहीं है कलेक्टर को एडवांस पैसे भेज दिए गए, वो उनको बांट रहे हैं, 1000 रुपये बांट रहे, 1,000 1,500 रुपये बाद में उनको और देंगे। इस प्रकार आज हमारे यहाँ पूरे आम जनता, चाहे वो डेस्टिट्यूट है, चाहे बीपीएल है, स्टेट बीपीएल है, अंत्योदय है, या मजदूर हैं,
उन सबको हम लोग रखवाली कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। सर अगला सवाल इसी से संबंधित है। किसी ने पूछा है कि राजस्थान का जीएसटी से समेत कुल कितना हिस्सा केंद्र सरकार से बनता है और आपने कितनी बार इसकी केंद्र से मांग की है? अभी जीएसटी के आधार पे क्या मांग रहे हैं? अभी तो हम लोग जो उनको मालूम है कि जो हमें जो हिस्सा मिलना चाहिए, अभी पिछले साल भी नहीं मिल पा रहा। 17,000 करोड़ रुपए कम कर दिए उन्होंने हमारे। अब स्थिति है कि जो हमने सुझाव दिए उनको 1 लाख करोड़ के दिए हैं। आरबीआई बैंक के माध्यम से बिना इंटरेस्ट लोन मिलने की बात कही है। हमने कहा है कि जीडीपी का जो आप 3% देते हो उसको 5% करो, हमें लोन की बढ़ाई हमें, ये इस प्रकार से हमने मांग करी है। अभी उसके ऊपर कोई उत्तर नहीं आया है। सर अगला सवाल है, इंडिया टीवी के विजय लक्ष्मी जी ने पूछा है कि दिल्ली और महाराष्ट्र में जो केसेस आ रहे हैं वो ज्यादातर तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, क्या राजस्थान में भी ऐसा है? देखिए, मेरा मानना है कि ये तबलीगी जमात का जो मामला हुआ है दिल्ली में, पूरे मुल्क के अंदर एक ऐसा इश्यू बन गया और सब राज्यों में या कई राज्यों में इनके तबलीगी जमात के जो लोग गए हैं, पहले धार्मिक प्रवचन में गए हैं, जैसे भी गए हैं, और वो केसेस भी आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा मानना है कि बहुत सीरियस मामला है और ये ऐसा मामला बन गया कि गलती किसकी रही है वो भी देखना पड़ेगा। एक तरफा हम लोग ऐसे चला दिए देश के अंदर, एक तरफ तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। उसके बीच में अगर किसी ने गलती की तो सजा मिलनी चाहिए, मुख में दर्द होने चाहिए। और अगर मान लो कोई आयोजन करे तो आप रोक देते, आप उनको कड़े से पेश आते, कौन आपको मना कर सकता है? मैं चाहता हूँ कि इसकी तो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज या सिटिंग जज है, उसे जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा देश में नहीं दुनिया में बन चुका है, तो क्यों नहीं मतलब सच्चे सामने आए, देश के सामने सच्चे सामने आए, जिससे कि आप अगर किसी ने बेईमानी करी है, आरोप लग रहे हैं, आप उनको बैन कर दीजिए, कौन मना करेगा आपको? आप उनके खिलाफ एक्शन कीजिए, जेल भेज दीजिए। और मान लीजिए उन्होंने इतला करी टाइमली और एसडीओ ने कार्रवाई नहीं करी, डीएम ने कार्रवाई नहीं करी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी, WHO वाले पास जा रहे हैं, सैंपल लेके आ रहे हैं, फिर वो बैठे हुए हैं, ये कैसे संभव हो सकता है? तो मैं समझता हूँ इसके लिए ऊपर विचार होना चाहिए, जब जाके अगर सच्चाई सामने आएगी। क्योंकि ये एक ऐसा इशू बन गया है, पूरे देश के लोगों में एक अलग तरह का माहौल बना दिया गया, जो कि आज कोविड-19 का मुकाबला करने के माहौल में उचित नहीं कहा जा सकता, मेरा मानना है। सर हाँ, रणदीप जी कुछ कहना चाहते हैं, इसमें जोड़ना चाहते हैं, बोले सर। आपकी अनुमति से इसमें जो आदरणीय अशोक गहलोत जी ने कहा और तबलीगी जमात पर प्रश्न था, मैं फिर पार्टी की ओर से कहना चाहूंगा। 3 या 4 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहले दिन से ही कहा, वो तबलीगी जमात हो, वो कोई और समूह, व्यक्ति, धड़ा या संस्था हो, जो कोई भी लॉकडाउन का अगर किसी ने उल्लंघन किया है या फिर टूरिस्ट वीजा का दुरुपयोग किया है, तो देश के कानून के अनुरूप बगैर कोई बात देखे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें पूरा देश इकट्ठा है, कोई शक शुबा की गुंजाइश ही नहीं। पर 2 या 3 प्रश्नों का जवाब मीडिया के साथियों को भी सरकार से पूछना पड़ेगा। पहला, तबलीगी जमात को 15 या 16 या 17 मार्च को वो सारा जमावड़ा करने की इजाजत, अनुमति किसने दी थी? हम जानते हैं कि दिल्ली में कानून व्यवस्था भारत। वक्त एक ब्रेक का है। कोरोना पर एक्शन में सरकार। भीलवाड़ा में हमने हर घर स्क्रीनिंग के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात बताई और भीलवाड़ा में 19 मार्च को ही हमने सीमा सील कर दी थी, सभी ट्रांसपोर्टर्स को रोक दिया था। ये तो 12 फरवरी को ही कह दिया था, आगाह किया था भारत सरकार को। अगर उस वक्त हम लोग ध्यान देते अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर और ज्यादा चेकिंग करते और कदम उठाए तो मेरे ख्याल से स्थिति दूसरी होती। और उसके बाद में राहुल
तो किस प्रकार से रैपिड टेस्ट हो, उसके लिए हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। पीपीपी इक्विपमेंट हो या कोई भी हो, हम लोग इसके लिए अलग से व्यवस्था कर रखी है। हमारी पूरी टीम इस काम में लगी हुई है। इसमें हम लोग इक्विपमेंट में कमी नहीं आने देंगे। टाइमली चाइना से भी और अन्य मुल्कों से भी बात हो रही है और 5-7 दिन में और किट्स आ जाएंगे तो जांच भी होगी और डॉक्टर्स का, नर्सेज के सिक्योरिटी के लिए पूरे व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और जो एक्सपोर्ट करते वक्त में राज्यों की जरूरतों को ध्यान रखना चाहिए। एक्सपोर्ट भी काफी किया गया, ये समझ के परे आज भी समझ में नहीं आता जब मीडिया में आप साथियों लिखते हैं कि पिछले दिनों में भारी संख्या में पीपीई और वेंटिलेटर वगैरह सब एक्सपोर्ट किए गए हैं दूसरे मुल्कों को। ये समझ के परे हैं। इसका स्पष्टीकरण कभी सरकार की तरफ आया नहीं है। Can I ask question? प्रणव सर। हाँ, जी एक सर। मिनट। हाँ सर, ये सवाल है कि मुख्यमंत्री जी, किसानों की खेतों में खड़ी फसलें समेटने, अगली बिजाई करने में काफी समस्याएं आ रही हैं। बहुत से किसान एक से दूसरे इलाके में जमीन किराए पर लेकर खेती कर रहे हैं, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहां जाने के लिए कई परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। वहीं उन्हें बीज, खाद व फसल निकालने के लिए मशीनों की किल्लत महसूस हो रही है। सब्जी बेचने वाले किसानों की हालत तो और भी खराब है, क्योंकि मीडिया तक खुदरा ग्राहक भी नहीं पहुंच पा रहा। इसमें हम लोग कुछ चिंतित हैं और अभी हम लोग कृषि उपज मंडियां भी खोल रहे हैं, क्योंकि उनका एमएसपी से धान खरीदना भी था हम लोगों को, तकलीफ आ रही उसके अंदर भी। और अभी जब सीजन चल रही है रबी की, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि जो कंपनी है ट्रैक्टर टैफे कंपनी है, उन्होंने ऑफर किया है कुछ ट्रैक्टर भी, इक्विपमेंट भी फ्री ऑफ चार्ज किसानों की हेल्प देने के लिए। इस प्रकार से हमारा प्रयास है कि किसानों को जो तकलीफ आ रही है वो गाइडलाइन भी हमने जारी करी है। और पंजाब से जो मशीन आती है फसल कटाई के लिए, उसका भी इंतजाम किया। सीएम पंजाब से भी हमने रिक्वेस्ट करी है। इस प्रकार हम लोग बकायद लगे हुए हैं। अगला सवाल है सर कि हम राजस्थान में रैपिड टेस्टिंग कब से देखने वाले हैं? हम कब करेंगे रैपिड टेस्टिंग? रैपिड टेस्टिंग करीब 7-8 दिन लग जाएंगे। आज ही हम ऑर्डर देने जा रहे हैं 10 लाख किट का, तो हमें उम्मीद है कि 7-8 दिन में वो सब व्यवस्था हो जाएगी और चाइना से आएगा। उसके बाद हम लोग बड़े स्केल में रामगढ़ जो एरिया हमारा हॉट स्पॉट बना हुआ है जयपुर के अंदर, वो हमारे चिंता वैसे बना हुआ है, हम लोग जल्दी करने जा रहे हैं। जी सर, अगला सवाल रणदीप सिंह सुरजेवाला जी से है। सर, आपसे